हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 11th की सोशलॉजी की सीरीज़ चल रही थी एनसीईआरटी की, जिसमें आज हम अपना लास्ट चैप्टर करेंगे। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, मैंने बुक 1 पूरी कंप्लीट कर ली है और बुक 2 का भी आज हम लास्ट चैप्टर कर रहे हैं। तो अगर किसी ने भी ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि अगर किसी भी बच्चे को क्लास 11 क्लास 12 के सोशलॉजी के एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए होंगे, या कोई भी बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा होगा और उसको ऑप्शनल के लिए किसी रेफरेंस बुक के हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे, तो वो परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। आज हम पढ़ेंगे इंडियन सोशोलॉजिस्ट। ठीक है, हमने इसके पिछले वीडियो में, अपने प्रीवियस वीडियो में वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट कवर किया है। आज हम इस वीडियो में इंडियन सोशोलॉजिस्ट कवर करेंगे। ठीक है, बट इंडियन सोशोलॉजिस्ट कवर करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में सोशोलॉजी इमर्ज हुई है, वो कहाँ कहाँ इमर्ज हुई है और कैसे इमर्ज हुई है, कब इमर्ज हुई है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 1919 में सबसे पहले सोशोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में आई थी। फिर 1905 होगा, 1925 नहीं होगा, 1905 में कलकत्ता और लखनऊ में हमारी सोशोलॉजी इमर्ज हुई। ठीक है, अब हमारी सोशोलॉजी मतलब कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड हुई, कहाँ से ज़्यादा ये हमारे इंडिया में आई। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मॉडर्निटी से ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड हुई है। और मॉडर्निटी से ये कॉलोनियल इंडिया, जब हमारे इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था, वहाँ से हमारे इंडिया में क्या हुआ है, सोशोलॉजी इमर्ज हुआ है। सोशोलॉजिस्ट एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट बाय एक्सीडेंट। ठीक है, हमने क्या देखा है कि हमारे इंडिया में किसी ने भी एज अ सोशोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह वर्क नहीं किया है, उसकी तरह स्टडी नहीं की है। बाय एक्सीडेंट लोग क्या करें, किसी चीज़ की स्टडी करने में या कोई चीज़ ढूंढने में वो लोग सोशोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट बने हैं। सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन इंडिया। ठीक है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी इंडिया में कुछ नाम दिए गए हैं जो एज ए सर्वे करते टाइम या एज अ कुछ ढूंढना या कुछ बताने के लिए वो उनको एज अ एंथ्रोपोलॉजिस्ट या सोशोलॉजिस्ट माना गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है LK अनंत कृष्ण अय्यर का नाम दिया है। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1861 टू 1937 रहा है। ठीक है, एथनोग्राफिक सर्वे ऑफ द स्टेट। इन्होंने क्या किया था, एक स्टेट को काफ़ी अच्छे से एथनोग्राफिक वे में क्या किया था, अच्छे से सर्वे किया था। लॉयर शरत चंद्र रॉय। ठीक है, दूसरा नाम है लॉयर शरत चंद्र रॉय। इनका भी टाइम पीरियड जो रहा है 1871 से 1942 तक रहा है। ये अनदर एक्सीडेंटल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये वो दूसरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, मतलब ये भी क्या है, बाई एक्सीडेंट एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट बने। फेमस मोनोग्राफ्स ऑन द ओरन, द मुंडास, द खरियास। ठीक है, इन्होंने काफ़ी मोनोग्राफी की है ओरान्स पे, मुंडास पे और खैरस पे। GS घूरे। इस चैप्टर में हम मेन किसके बारे में पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे GS घूरे, DP मुखर्जी, AR देसाई एंड MN श्रीनिवास के बारे में हम मेनली पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट शेप शुड स्पेसिफिकली इंडियन सोशोलॉजी टेक। ठीक है, हम इसमें बताया है कि जो इंडियन सोशोलॉजी है वो किस तरीके से वर्क करती है, एक्चुअली में कैसे शेप में आई, कैसे सोशोलॉजिस्ट इमर्ज हुए और उन्होंने क्या किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना शुरू किया। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे GS घूरे के बारे में। GS घूरे क्या बोलते हैं, फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशोलॉजी इन इंडिया। इनको हम लोग सोशोलॉजी को एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में इंडिया में कौन लाया था, तो वो हमारे GS घूरे ही लाए थे। इसीलिए हम लोग इनको फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशोलॉजी इन इंडिया बोलते हैं। GS घूरे को हम लोग फाउंडेड इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी में देखा जाता है। इन्होंने मेन वर्क किस पे किया है, इन्होंने मेन वर्क कास्ट एंड रेस पे किया है। ठीक है, ट्राइब्स पे, किनशिप पे, फैमिली पे, मैरिज पे, कल्चर पे, सिविलाइजेशन, रिलीजन, सोशोलॉजी ऑफ कन्फ्लिक्ट और इंटीग्रेशन पे इन्होंने क्या किया है, मेन वर्क किया है। ठीक है, इन्होंने ट्राइब्स के बारे में बताए हैं, उनके कास्ट कल्चर के बारे में बताए हैं, फैमिली के बारे में बताइए, मैरिजेस के कास्ट और कल्चर के बारे में बताया, सिविलाइजेशन, कोई रिलीजन, कोई कन्फ्लिक्ट होता है, इन सब में उन्होंने क्या किया, ये सब चीज़ें कास्ट और रेस से कैसे इंटरप्रिटेटेड है, कैसे इंटरडिपेंडेंट है, ये चीज़ें उन्होंने बताने की क्या की है, कोशिश की है। फिर इन्होंने
डिफ्यूनिज़्म बताया। डिफ्यूनिज़्म का मतलब होता है कि कैसे लोग अपने कल्चर को भूल के कहीं ना कहीं दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, हमारा कल्चर कहीं ना कहीं खोता जा रहा है, ठीक है, माइनर। तो इस पे इनकी एक डिबेट हुई थी वेरियल एल्ड्रिन से, ठीक है। वेरियल एल्ड्रिन का कहना था नहीं, यहाँ सिर्फ डिफ्यूज़न नहीं होता, यहाँ एसिमिलेशन भी होता है कि जो लोग आते हैं वो नए कल्चर को अपनाते हैं, हमारा कल्चर कहीं खो नहीं रहा है, बल्कि हमारा कल्चर नए तरीके से इमर्ज्ड हो रहा है, इनका ये कहना था। इस वजह से इनकी डिबेट जो हुई है वेरियर एल्ड्रिन और जीएस घूरे के बीच में काफ़ी डिबेट हुई है, ठीक है। इन्होंने ट्राइब के बारे में बताया है कि स्टेट हैड द ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, कि जो हमारा स्टेट होता है, जो ट्राइब्स होते हैं, ट्राइब्स कौन होते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं जो कि नेचर को ज़्यादा मानते हैं, नेचर के करीब रहते हैं और नेचर की चीज़ों को ही क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो इनका ये कहना था कि स्टेट की ये ड्यूटी होती है कि लोगों को क्या करे, स्टेट की ये ड्यूटी होती है कि इन लोगों को क्या कर सके, वो एक्सप्लॉयटेशन से बचा सके, कि इनके साथ कुछ भी गलत ना हो। अब मॉडर्न इंडिया में कहा क्या गया है, दे वांटेड टू यूनाइट, ठीक है, इनको एक साथ यूनाइट रखने की कोशिश की जाती है। जैसे घूरे ने बताया है, घूरे ने मेनली ये बोला है कि मॉडर्न इंडिया में क्या किया गया है, इनको यूनाइट रखने की कोशिश की गई है, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था, इसमें बात कही गई थी कि उन लोगों को क्या किया जाता, बोला जाता था कि उनको सेपरेट रखो, ठीक है, एक स्टेट से सेपरेट रखो, उनको अलग जगह पे रखो, ताकि उनका जो कल्चर है वो प्रोटेक्ट होकर रह सके। लेकिन मॉडर्न इंडिया में घूरे ने बोला है कि नहीं, इनको भी एक साथ रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये कोई अलग कल्चर के या अलग धर्म के नहीं है, ये एक बैकवर्ड हिंदूज़ है रेदर देन डिस्ट्रिक्ट कल्चर ग्रुप्स, ठीक है। ये जो हमारे हिंदुज़म का भी एक पार्ट है, ये कहीं ना कहीं ये भी हिंदू हैं, बस इनका जो ये बैकवर्ड हिंदू है, इनके में कहीं भी डेवलपमेंट नहीं आया है, ठीक है। ये भी, इनको भी एक, ये भी हमारे एसिमिलेशन का पार्ट है, ठीक है। इनको भी नेशनलिस्ट वर्सेस प्रोटेक्शनिस्ट के बारे में बताया गया है। घूरे ऑन कास्ट एंड रेस, और जो घूरे हैं उन्होंने कास्ट और रेस के बारे में क्या बताया है, ठीक है। तो पब्लिकेशंस कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932 में ये बुक इनकी पब्लिश्ड हुई थी। हर्बर्ट रिस्ले के बारे में यहाँ बताया, ये एक ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर थे, ठीक है। इन्होंने बताया है ह्यूमंस कैन बी डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट रेसेस, जो ह्यूमंस हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, उनके रेस के अकॉर्डिंग अलग या सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, वो अलग अलग सेपरेट और डिवाइडेड होते हैं। कास्ट मस्ट हैव ओरिजिनेटेड इन रेस बिकॉज डिफरेंट कास्ट ग्रुप सीम टू बिलोंग टू डिस्टिंक्ट रेशियल टाइप, ठीक है। इन्होंने बताया ये अलग अलग रेस के लोग से ही क्या होता है, जो अलग अलग रेस होता है उनका अलग अलग कास्ट भी होता है, ठीक है। कास्ट, जो एक कास्ट के लोग, एक रेस के लोग होते हैं, ठीक है, उनमें हम अलग अलग कास्ट भी देखते हैं, ठीक है। तो जो अलग अलग कास्ट होता है वो कहीं ना कहीं इन रेशियल ग्रुप से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। जैसे कि हमने देखा है अपर कास्ट, लोअर कास्ट, रेशियल प्यूरिटी हैड बीन प्रिजर्व्ड, इस तरीके से जो हमारी रेशियल प्यूरिटी है वो कहीं ना कहीं प्रिजर्व करके रखी गई है। फिर जीएस घूरे टॉक्स अबाउट कास्ट, उन्होंने कास्ट के बारे में क्या बताया है कि जो कास्ट में होता है एक सेगमेंटल डिवीज़न है, कि लोगों को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग सेगमेंट्स में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। हायरार्किकल डिवीज़न, इन लोगों का क्या होता है, एक ऊपर अपर से लोअर तक हायरार्की में डिवीज़न हुआ रहता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन सोशल रिस्ट्रिक्शंस ऑन सोशल इंटरेक्शन, कि उनको क्या किया जाता है, सोशली इंटरेक्ट करने में, जैसे कि हम कोई भी अगर रिचुअल्स देखते हैं हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन का, तो एक लोग दूसरे रिचुअल्स में जाने में क्या किया जाता है, उनको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आप नहीं जा सकते, आप ये रिलीजन नहीं अपना सकते। डिफरेंशियल राइट्स एंड ड्यूटी, लोगों के कास्ट रेस के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग राइट्स होते हैं, अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं। रिस्ट्रिक्ट द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है, उनके जो ऑक्यूपेशन होता है, बिजनेस होता है, वो भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, कि जो उनकी फैमिली कर रही है वही करेंगे वो। स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज, और उनको मैरिजेस में भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, किसी के कुछ और रूल्स होते हैं, किसी और रेगुलेशंस होते हैं, वो अदर कास्ट में मैरिजेस नहीं कर सकते, काफ़ी तरीके के क्या थे, उन पे रिस्ट्रिक्शंस थे पहले। सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग कास्ट, उन्होंने बताया है एक सिस्टमैटिक वे में कास्ट को स्टडी करके वो कहाँ लेके आए थे, तो उन्होंने बोला भी था कि जो कास्ट को एक अच्छे तरीके से स्टडी करना काफ़ी ज़रूरी होता है, और ये काम जीएस घूरे ने बॉम्बे में किया था, और लखनऊ में ये काम फेमस हिरेनिटी डीपी मुखर्जी
राधा कमल मुखर्जी और DN मजुमदार ने ये काम लखनऊ में किया था। नेक्स्ट हम सोशोलॉजिस्ट को पढ़ेंगे, धुरजती प्रसाद मुखर्जी। इनका टाइम पीरियड रहा है 1894 से 1961 का, ठीक है। ये इसकी बायोग्राफी दी है, मैं बायोग्राफी एक शॉर्ट में आपको पढ़ के बता देती हूँ इनकी बायोग्राफी क्या है। DP Mukherjee was born on 5 October 1894 in a middle-class Bengali Brahmin family with a long tradition of involvement in higher education, undergraduate degree in science and postgraduate degree in history and economics from Calcutta University, ठीक है। ये 5 अक्टूबर 1894 में बॉर्न किए थे। ये ब्राह्मण बंगाली मिडिल क्लास फैमिली में इनका बर्थ हुआ था, लेकिन यहाँ के एजुकेशन सिस्टम इनके फैमिली की बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट किया था और हिस्ट्री में इन्होंने डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन्होंने हिस्ट्री में ली थी और इकोनॉमिक्स में, ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। बाकी सब मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के बता दूंगी। 1924 में अपॉइंटेड लेक्चरर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी एट लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है। उनको एज अ लेक्चरर वहाँ पे अपॉइंट किया गया। 1938 में क्या हुआ, 41 सर्व्ड एज अ डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर द फर्स्ट कांग्रेस लेड गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, ठीक है। उन्होंने एक डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन के फर्स्ट कांग्रेस में वर्क भी किया था जो आज में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। 1947 में क्या हुआ था, सर्व्ड एज ए मेंबर ऑफ यूपी लेबर इंक्वायरी कमेटी। वो एक यूपी लेबर इंक्वायरी कमेटी था, उन्होंने उसमें मेंबर के रूप में भी काम किया था। 1949 में अपॉइंटेड प्रोफेसर बाय स्पेशल ऑर्डर ऑफ द वाइस चांसलर एट लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है। वहाँ के वाइस चांसलर के स्पेशल ऑर्डर पे उनको प्रोफेसर अपॉइंट किया गया लखनऊ यूनिवर्सिटी का। 1953 में क्या हुआ था, अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ द इकोनॉमिक्स एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी उनको इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर बनाया गया। 1955 में क्या हुआ, प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू अ न्यूली फॉर्म्ड इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी, ठीक है। एक उन्होंने एक नए तरीके का सोशोलॉजिकल सोसाइटी बनाया। 1956 में क्या हुआ, अंडरवेंट मेजर सर्जरी फॉर थ्रोट कैंसर इन स्विट्जरलैंड, डाइड ऑन 5 दिसंबर 1961। उनके जो थ्रोट में क्या हो गया था, कैंसर हो गया था, तो उनके सर्जरी के बाद ये स्विट्जरलैंड में ही इनकी डेथ हो गई थी 5 दिसंबर 1961 को। अब हम लोग इसकी स्टडी के बारे में पढ़ेंगे कि ये मेनली क्या बताते हैं। तो धुरजती प्रसाद मुखर्जी का जो टाइम पीरियड रहा है वो टाइम पीरियड रहा है 1894 से लेके 1961 का। इन्होंने मेन जो इनका था वो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पे वर्क किया है। स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिज्म। ये ज़्यादा किससे इन्फ्लुएंस थे, ये मार्क्सिज्म से क्या थे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, उसको बहुत मानते थे सॉरी। DP मुखर्जी ऑन ट्रेडिशन एंड चेंज, ठीक है। DP मुखर्जी ने जो मेन बात की है वो ट्रेडिशन और चेंज, कि किस तरीके से ट्रेडिशन में चेंज आता है। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है फिर कुछ नया मॉडर्न आ जाता है, ऐसा उन्होंने बात किया है। सोशल डायमेंशन इन इंडिया ओवर डेवलप, कि जो सोशल डायमेंशन है, जो चीज़ें हैं उसको इतना डेवलप्ड कर देती हैं कि वो चेंजेस हमें दिखते नहीं है, वो ट्रेडिशन हमें दिखते नहीं है, लेकिन वो ट्रेडिशन कहीं ना कहीं होते हैं। ट्रेडिशन वॉज अ लिविंग ट्रेडिशन, ठीक है। उन्होंने बताया है ट्रेडिशन कभी भी खत्म नहीं होता, वो एक लिविंग ट्रेडिशन होता है, वो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा। कल्चर एंड सोसाइटी आर नॉट इंडिविजुअलिस्टिक। जो कल्चर है या सोसाइटी है ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है। अगर सोसाइटी है तो उसमें कल्चर होगा, कल्चर है तो उसको कोई ना कोई सोसाइटी मान रही होगी। इंडियन सोशल सिस्टम इज बेसिकली ओरिएंटेड टुवर्ड ग्रुप, सेक्ट और कास्ट एक्शन, ठीक है। जो इंडियन, उन्होंने बताया है कि जो इंडियन सोशल सिस्टम है वो किस पे मेन फोकस करता है, वो हमारे कास्ट, ग्रुप, सेक्ट, इस चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग ट्रेडिशन को देखोगे तो आज आप देखोगे कि उसको परंपरा, वो कहीं ना कहीं परंपरा, इतिहास और हिस्ट्री से लिंक्ड है, ठीक है, वही चीज़ें की जाती हैं। Indian sociology would be to provide an account
ऑफ द इंटरनल नॉन इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ चेंजेस। जो इंडियन सोशोलॉजी है उसने मेन फोकस किस पे किया है कि जो नॉन इकोनॉमिक चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि हर कुछ पैसे कमाने के लिए चेंजेस आए हो, नहीं, कुछ चेंजेस इंटरनली होते हैं, नॉन इकोनॉमिक होते हैं। तो इन्होंने मेन फोकस वो नॉन इकोनॉमिक चेंजेस पे किए हैं, कॉजेस पे किए हैं जिसके वजह से चेंज आए हैं। 3 प्रिंसिपल ऑफ चेंजेस इन्होंने बताया है, ठीक है। पहला है श्रुति, स्मृति और अनुभव, ठीक है। श्रुति स्मृति एक जनरल चीज़ें है। अनुभव का मतलब होता है एक एक्सपीरियंस, ठीक है। हमने आपको बहुत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस और कलेक्टिव एक्सपीरियंस, कि लोग पर्सनली क्या एक्सपीरियंस कर रहा है और लोगों को कितने सालों का तजुर्बा है, ठीक है। तो ये एक प्रिंसिपल बताया गया है चेंज का, ठीक है, कि चेंज मेनली इसी वजह से आता है सोसाइटी में। इन्होंने बताया डिस्कसिव रीज़न कुछ नहीं होता है कि अलग से कोई रीज़न आ जाए या उस पर डिस्कशन हो देन चेंज आ जाए, नहीं, कुछ इंटरनल और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से चेंज आ जाता है। इन्होंने एक्सपीरियंस को बताया इज़ द प्रिंसिपल फॉर चेंज, ये एक मेन रीज़न है चेंज का, ठीक है। कन्फ्लिक्ट ब्रिंग्स चेंज, अगर कन्फ्लिक्ट होते हैं, अगर किसी में मतभेद होता है तो वो भी एक चेंज का बहुत बड़ा कारण होता है, ठीक है। रीअब्जॉर्ब इनटू दिस ट्रांसफॉर्मेशन, और जो भी चेंजेस होते हैं वो नए सोसाइटी में काफ़ी अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, डिस्क्रिमिनेटेड होते हैं, नहीं, उसको आराम से क्या कर लिया जाता है, फिर से ट्रांसफॉर्म, जो भी न्यू सोसाइटी है उसमें उनको एक्सेप्टेंस मिल जाती है, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे अक्षय रमनियल देसाई के बारे में। 1950 से लेकर 1994 तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। ए आर देसाई वॉज बॉर्न इन 1950, अर्ली एजुकेशन इन बड़ौदा, देन इन सूरत एंड बॉम्बे। इनका जो बर्थ हुआ था वो 1950 में हुआ था। पहले इनकी एजुकेशन बड़ौदा में हुई, फिर सूरत में हुई और फिर बॉम्बे में इन्होंने पढ़ा। 1934 से लेके 1939 तक इन्होंने क्या किया, मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन्वॉल्व द त्रोक्स्ती ग्रुप, ठीक है। ये कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर भी रहे और इसमें त्रोक्स्ती ग्रुप था वो भी इन्वॉल्व था। 1946 में क्या हुआ, पीएचडी सबमिटेड एट बॉम्बे अंडर द सुपरविजन ऑफ जीएस घूरे, ठीक है। उन बॉम्बे में इन्होंने एक पीएचडी सबमिट की, किसके सुपरविज़न में, जीएस घूरे के सुपरविज़न में। 1948 में देसाई's पीएचडी डिसर्टेशन इज़ पब्लिश्ड एज द बुक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट। फिर इनकी जो पीएचडी थी उनको बुक में पब्लिश कर दिया गया, इसका नाम क्या था, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट। 1951 में क्या हुआ, ज्वाइन द फैकल्टी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी। इन्होंने सोशोलॉजी की डिपार्टमेंट ज्वाइन कर ली बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। 1953 टू 1901 में क्या हुआ, मेंबर ऑफ रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ये रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर बने। 1961 रूलर ट्रांजिशन इन इंडिया इज़ पब्लिश्ड, इनकी ये बुक पब्लिश्ड हुई। 1967 में अपॉइंटेड प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इनको एज अ प्रोफेसर या उस डिपार्टमेंट के हेड की तरह अपॉइंट किया गया। 1975 में स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया एसेज इन डिसेंट इन इज पब्लिश्ड, इनका स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया क्या हुआ, ऐसे पब्लिश्ड हुआ। 1976 में रिटायर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी में मेंबर थे वहाँ से ये क्या हो गए, रिटायर्ड हो गए। 1979 में पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया इज़ पब्लिश्ड, इन्होंने ये बुक भी पब्लिश्ड इनकी हुई। 1986 में एग्रीरियन स्ट्रगल्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इज़ पब्लिश्ड, डाइड ऑन 12 नवंबर 1994, ठीक है। एग्रीरियन स्ट्रगल इन इंडिया इनकी ये बुक थी, पब्लिश्ड हुई और ये फिर इनकी डेथ 12 नवंबर 1994 को हो गई। ए आर देसाई जो थे वो भी मार्क्सिस्ट थ्योरी को बहुत मानते थे। स्टडी अंडर घूरे, ये घूरे के स्टूडेंट थे, इन्होंने उन्हीं के अंडर पढ़ाई की है। इनकी जो बुक थी द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, वो क्या हुई, मार्क्सिस्ट एनालिसिस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये सब उनकी बुक थी, कुछ पब्लिश्ड हुई। इसमें उनके पीजेंट मूवमेंट्स, रूरल सोशोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन, अर्बन इशू और पॉलिटिकल सोशोलॉजी, इन्होंने ये सब के बारे में कुछ कुछ बातें बहुत अच्छे से बताई हैं। ए आर देसाई ऑन द स्टेट, वेट अ मिनट,
ए आर देसाई ऑन द स्टेट, उन्होंने स्टेट पे क्या बोला है, द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट। जो एक वेलफेयर स्टेट हम लोग बोलते हैं कि ये वेलफेयर स्टेट है, तो उसके बारे में जो लोगों को मिथ है, ठीक है, गलत फहमी है, उसको इन्होंने क्या किया है, बताया है लोगों कि आपको एक्चुअली में गलत फहमी क्या है। देसाई आइडेंटिफाई सम यूनिक फीचर्स, उन्होंने कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स बताए जो कि वेलफेयर स्टेट के होते हैं। देन उन्होंने बताया कि आप इस फीचर्स को क्या कर सकते हो, आज की इंडिया से रिलेट कर सकते हो, अगर ये सब है तो हमारा स्टेट वेलफेयर है, अदरवाइज नहीं है। अब पॉजिटिव स्टेट, जो पॉजिटिव स्टेट होता है वो क्या होता है, सोशल पॉलिसीज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। वहाँ पे सोशल पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जो कि सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए होती हैं। अ डेमोक्रेटिक स्टेट, वो स्टेट क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट होता है, वहाँ की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमिक होती है, ठीक है, प्राइवेट पब्लिक जैसा कुछ भी नहीं होता है। बेसिक गुड्स फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, या बेसिक गुड्स जो होते हैं वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। कंज्यूमर गुड्स होते हैं, प्राइवेट में भी क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं। देसाई सजेस्टेड सम टेस्ट क्राइटेरिया फॉर मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ वेलफेयर स्टेट्स, उन्होंने ऐसा कुछ टेस्ट क्राइटेरिया दिया है जिससे आप एक वेलफेयर स्टेट की इफेक्टिवनेस को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। इंश्योर फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड सिक्योरिटी, आप ये चीज़ देखो कि आपकी जो स्टेट है वो क्या पॉवर्टी फ्री है, वहाँ पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, वहाँ पे पूरी तरीके से सिक्योरिटी है। अगर ऐसा है तो आपकी जो कंट्री है वो वेलफेयर स्टेट है, अदरवाइज वो वेलफेयर स्टेट नहीं है, ठीक है। रिमूव इनइक्वालिटीज़, रिमूव इनइक्वालिटीज़ ऑफ वेल्थ, जो वेल्थ का इनइक्वालिटी है, क्या सबको बराबर के वेल्थ मिले हुए हैं। ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी रियल नीड ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, इकोनॉमी को बदलिए कि उनकी जो ज़रूरत है कम्युनिटी को, क्या उन सबकी ज़रूरत पूरी हो रही है। स्टेबल डेवलपमेंट फ्री फ्रॉम बूम्स एंड डिप्रेशन, एक स्टेबल डेवलपमेंट हो रहा है, क्या कभी बहुत महंगाई हो जा रही है, कभी एकदम गरीबी छा जा रही है, कभी किसी चीज़ का जो बूम और डिप्रेशन पीरियड है वो नहीं हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल, क्या सबके लिए एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है। इवन कि हमें ब्रिटेन, यूएसए और यूरोप में भी ये चीज़ें नहीं, वेलफेयर स्टेट हम उनको भी नहीं कह सकते हैं, स्टिल आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड एज वेलफेयर स्टेट। ये तीनों कंट्री भी आज क्या है, फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, उन लोग उनको फुल्ली वेलफेयर स्टेट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द मिथ, ये पूरी तरीके से एक आपका वहम है कि जो वेलफेयर स्टेट है उसको हम वेलफेयर स्टेट कह रहे हैं। अगर किसी भी कंट्री में ये सारी चीज़ें होती हैं जो अभी हमने पढ़ी, तो उस स्टेट को हम वेलफेयर स्टेट कह सकते हैं, और ये चीज़ें अभी तक हमने कहीं नहीं देखी हैं तो हम उस स्टेट को वेलफेयर स्टेट नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट सोशोलॉजिस्ट हैं हमारे मैसूर नरसिम्मंचर श्रीनिवास, ठीक है, मतलब एम.एन. श्रीनिवास बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1916 टू 1999 रहा है, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास वॉज बॉर्न ऑन 16 नवंबर 1960 इन एन तियंगर ब्राह्मण फैमिली इन मैसूर, ठीक है, उनका जन्म 16 नवंबर 1916 को एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। हिज फादर वॉज अ लैंड ओनर एंड वर्कड फॉर द मैसूर पावर एंड लाइट डिपार्टमेंट, उनके जो फादर थे वो एक लैंड ओनर थे, और वो जो लाइट डिपार्टमेंट था, पावर लाइट डिपार्टमेंट मैसूर का, वो उसके लिए वर्क करते थे। हिज अर्ली एजुकेशन वॉज एट मैसूर यूनिवर्सिटी, जो उनकी पहली एजुकेशन थी वो मैसूर यूनिवर्सिटी में हुई थी। एंड द लेटर वेंट टू बॉम्बे टू डू एन एमए अंडर जीएस घूरे, फिर वो क्या हो गए, बॉम्बे चले गए जीएस घूरे के अंडर में एमए करने। बाकी सब मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के बता दूंगी। 1942 में क्या हुआ, एमए थीसिस ऑन मैरिज एंड फैमिली अमंग द कोर्स पब्लिश्ड एज बुक, ठीक है। 1944 में हुआ पीएचडी थेसिस इन 2 वॉल्यूम सबमिटेड टू बॉम्बे यूनिवर्सिटी अंडर द सुपरविजन ऑफ जीएस घूरे, ठीक है, उनकी ये पब्लिकेशन थी, उन्होंने क्या किया, जीएस घूरे के अंडर में वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सबमिट किया। 1945 में क्या हुआ, लीव्स फॉर ऑक्सफोर्ड स्टडीज फर्स्ट अंडर रेडक्लिफ ब्राउन एंड देन अंडर इवास प्रिचवे, फिर वो क्या चले गए, ऑक्सफोर्ड में चले गए, पहले उन्होंने रेडक्लिफ ब्राउन के अंडर पढ़ाई की, फिर इवांस प्रिचार्ड के अंडर। 1947 में क्या हुआ, अवॉर्डेड डी फिल डिग्री इन सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड रिटर्न टू इंडिया, उनको एंथ्रोपोलॉजी में एक डिग्री दी गई, देन वो क्या हो गए, इंडिया वापस आ गए। 1948 में अपॉइंटेड लेक्चरर इन इंडियन सोशोलॉजी एट ऑक्सफोर्ड फील्ड वर्क
इन रामपुरा, ठीक है। उनको लेक्चरर अपॉइंट कर दिया गया इंडियन सोशोलॉजी में ऑक्सफोर्ड में। देन उन्होंने रामपुरा का फील्ड वर्क किया था। 1951 में रीसाइन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड टू टेक अ प्रोफेसरशिप एट महाराजा सवाजी राव यूनिवर्सिटी। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से रिज़ाइन कर दिया क्योंकि उनको महाराजा सवाजी राव यूनिवर्सिटी में क्या करना था, प्रोफेसर बनना था इन बड़ौदा, जो कि बड़ौदा में तो, टू फाउंड इट्स सोशोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है, सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में। 1959 में क्या हुआ, takes up professorship at the Delhi School of Economics to set up the sociology department there। फिर उन्होंने क्या किया, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या किया, उन्होंने एक सेटअप लिया ताकि वहाँ पे वो सोशोलॉजी डिपार्टमेंट सेट कर सके। 1971 में लीव्स दिल्ली यूनिवर्सिटी टू गो co-found द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंज एट बेंगलोर, ठीक है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी क्योंकि उनको सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंज बेंगलोर में इंस्टीट्यूट ऐसा सेट करना था। डाइड ऑन 30 नवंबर 1999, उनकी डेथ 30 नवंबर 1999 को हो गई थी। ये था उनका छोटा सा बायोग्राफी। मैसूर नरसिम्हंचर श्रीनिवास का जो टाइम पीरियड था 1960 टू 1999 था। ये जीएस घूरे के स्टूडेंट थे, स्टूडेंट ऑफ जीएस घूरे। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द वेजेस ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, वर्कर्स ऑफ साउथ इंडिया। उन्होंने एक रिलीजन और सोसाइटी के बीच में बताया है। कास्ट मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल चेंज विलेज सोसाइटी, इन्होंने भी मेन कास्ट मॉडर्नाइजेशन या जो भी सोशल चेंज होता है या जो विलेज सोसाइटी है उसके बारे में इन्होंने ज़्यादा फील्ड वर्क किया है और ज़्यादा उसी के बारे में लिखा है। एम.एन. श्रीनिवास ऑन विलेज, इन्होंने विलेज के बारे में क्या बताया, 2 ब्रॉड टाइप्स इन्होंने डिस्क्राइब किए हैं, एक एथनोपोलॉजी और एक हिस्टोरिकल एंड कंसेप्चुअल। ठीक है, इन्होंने बोला है कि विलेज को पढ़ने के लिए एक तो एंथ्रोपोलॉजी हमें पहले पढ़नी पड़ती है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना पड़ता है और उस चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है कि एक्चुअली में वहाँ का कल्चर, ट्रेड, चीज़ें कैसी हैं। श्रीनिवास विलेज वर्सेस डोमिनेंट कास्ट, उन्होंने बताया है विलेज कहीं ना कहीं कैसे डोमिनेंट कास्ट से रिलेटेड है, विलेज और डोमिनेंट कास्ट के बीच में कि कैसे कुछ लोग अपर कास्ट हो के लोगों को क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, उनके साथ कैसे भेदभाव होता है, इस चीज़ों में बताया है। विलेज वॉज ए रिलीवेंट सोशल एंटिटी, इम्पॉर्टेंस फॉर एथनोग्राफिक रिसर्च मेथड, ठीक है। उन्होंने बताया है कि अगर आपको एथनोग्राफिक रिसर्च मेथड यूज़ करना है तो विलेज क्या है, सबसे अच्छी एंटिटी है जहाँ पे जाके आप ये वर्क कर सकते हो। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके साथ साथ हमारा क्लास 11th का पूरा सिलेबस ख़त्म होता है। हम क्लास 12th बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। इस लेक्चर को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी को भी क्लास 11, 12 या रेफरेंस बुक के सोशलॉजी के एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए होंगे तो वो परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने 12th के लेक्चर के साथ।